हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए वीडियोस के आने की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। मेरे YouTube चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नरेशन का एक अगला पार्ट देखने चल रहे हैं और यह हमारा इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, जिनको हम लोग सामान्य शब्द क्वेश्चंस के रूप में जानते हैं और इनमें मूल रूप से प्रश्न होते हैं, अर्थात बोलने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति से कुछ प्रश्न पूछता है और डायरेक्ट नरेशन में प्रश्न को कैसे रखा जाता है और उसको यदि रिपोर्टर अपनी भाषा में बताना चाहे तो फिर वो उस क्वेश्चन को कैसे दूसरे को बताएगा, इसी तरीके को हमको समझना है। तो ध्यान देना है कि क्वेश्चंस आमतौर पर दो प्रकार के माने जाते हैं या दो प्रकार के होते हैं, जिनमें एक प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग यस नो क्वेश्चंस कहते हैं। ये क्वेश्चंस किसी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, शैल, विल आदि। तो चूंकि ऐसे प्रश्नों का जवाब हम लोग सिर्फ यस या नो में देते हैं, जैसे कहें कि आर यू रेडी, जवाब मिल सकता है कि यस या जवाब मिल सकता है कि नो, है ना। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग यस नो क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं। लेकिन दूसरा प्रकार क्वेश्चंस का है जिनमें हम लोग किसी इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग कर देते हैं, जैसे व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ आदि। तो इस तरह के क्वेश्चंस का जवाब आप यस नो में नहीं देते हैं, बल्कि पूरा सेंटेंस बनाकर आप देते हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग WH क्वेश्चंस के नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ सेंटेंसेस लेंगे, उसके बाद हम एनालाइज करके रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स को भी हम दो पार्ट्स में देखेंगे, एक जिसमें हमने व्हेन, वेयर आदि को रखा और दूसरे में हम लोग हु, व्हाट और विच को रखेंगे। तो ये थोड़ा सा अलग सिचुएशन लेकर ये तीनों इंट्रोगेटिव वर्ड्स चलेंगे और बाकी जितने इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं उन सब का एक ही तरह का सिचुएशन होगा। तो फिर वेयर आदि को सबसे पहले हम ले लेते हैं और बाकी हु, विच, व्हाट को हम बाद में आपको समझाएंगे। तो जैसे डायरेक्ट नरेशन में यहां ध्यान रखना है, हम कुल मिलाकर 4 सेंटेंसेस ले रहे हैं और बहुत सिंप्लीफाइड वे में हम आपको समझा देना चाहते हैं, क्योंकि नरेशन अलग अलग किताबों में अलग अलग ढंग से बताया गया है और यदि सारे नियमों को उस ढंग से भी पढ़ने की आप कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है कि आपको बहुत कॉन्फ्यूजन पैदा हो, ठीक है। तो इसको बहुत सिंप्लीफाइड वे में हम मात्र 3 स्टेप्स में बता देना चाहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस किसी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस इंट्रोगेटिव वर्ब व्हेन, वेयर, व्हाई आदि से शुरू हो सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस हमारे हु, विच, व्हाट से शुरू हो सकते हैं। ये बात ये 3 पार्ट्स में बांटकर हम पूरे नरेशन को आपको इनडायरेक्ट वे में जो इनडायरेक्ट नरेशन बनता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, इनको हम समझाना चाहते हैं। और यदि बहुत बढ़िया से आप पूरा वीडियो देख लीजिए तो निश्चित रूप से वो डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट बुक्स में कॉन्फ्यूजन लेकर घूमने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, एकदम क्लियरली समझ में आएगा कि काम हमको कैसे करना चाहिए। बहुत सिंपल वे में हम समझाने जा रहे हैं इसको। और यह भी ध्यान रखिएगा कि खास करके कॉमन एरर्स, डिटेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स में और इंप्रूवमेंट में इस पर आधारित क्वेश्चन अच्छा खासा दिया जाता है। तो जैसे यहां हम 1-2 सेंटेंसेस लें, राम सेट। अब इसमें हमने ऑब्जेक्ट नहीं डाला, केवल राम सेट कर दिया, ठीक है। और मान लीजिए कि यह कहता है कि इज सीता रेडी, क्या सीता तैयार है। एक सेंटेंस हम ये ले रहे हैं कि इज सीता रेडी, क्या सीता तैयार है। तो राम ने कहा, लेकिन किसको कहा ये क्लियर नहीं है, ऑब्जेक्ट इसका क्लियर नहीं है। अब यही मान लीजिए कि दूसरा सेंटेंस हम ले लेते हैं कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा। अब यहां हम कहते कि इज सीता रेडी, क्या सीता तैयार है। तो इसका मतलब हुआ कि राम मुझसे जानकारी प्राप्त करना चाहता है कि सीता तैयार है या नहीं है, क्या स्थिति है, वो मुझसे जानकारी प्राप्त करना चाहता है। और इन दोनों वाक्यों में हम नोटिस करें तो आंसर हमारा यस या नो में दिया जा सकता है ऑक्सिलरी वर्ब से वाक्य
ये भी शुरू है और ये भी शुरू है, इसलिए इन वाक्यों को हम लोग कहेंगे कि इनमें यस नो क्वेश्चंस हैं। अब तीसरा सेंटेंस हम ले रहे हैं। तीसरा सेंटेंस में जैसे रहता कि राम सेड, फिर इसमें हमने ऑब्जेक्ट नहीं दिया। राम सेड व्हाई इज सीता रेडी, सीता क्यों तैयार है, व्हाई इज सीता रेडी। तो ये आपका डब्ल्यूएच क्वेश्चन बन गया, फिर हमने ऑब्जेक्ट नहीं दिया, और चौथा वाक्य फिर हम ले रहे हैं जिसमें हम दे रहे हैं कि राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, और क्या कहा कि व्हाई इज सीता रेडी, सीता क्यों तैयार है। तो ध्यान देना है कि ऐसे हमने यहां सेड का प्रयोग कर दिया है, ठीक है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि सटीक शब्द यही होता है, होना भी चाहिए, लेकिन डायरेक्ट नरेशन में भी हमको देखने को मिल सकता है कि राम आस्क्ड इज सीता रेडी, अर्थात ऑलरेडी आस्क्ड शब्द आपको दिया जा सकता है। तो सेड और आस्क में डिफरेंस क्या हो जाएगा कि सेड का मतलब हो गया कहा, जबकि आस्क का मतलब हो जाएगा पूछा, है ना। तो डायरेक्ट उसमें पूछा ये शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको क्वेश्चन पेपर्स में भी, खास करके जब एसएससी बोर्ड की परीक्षाओं में दीजिएगा जहां मल्टीपल चॉइस के लिए क्वेश्चन आपको दिए रहे हैं, तो हो सकता है कि सेड के बदले सीधे आस्क का ही प्रयोग कर दिया रहे, ठीक है। तो ये सब जानकारी रखिए कि ये सब पॉसिबल है, ठीक है। तो राम आस्क्ड, उसी तरह से यहां हो सकता था राम आस्क्ड मी, फिर हो सकता था राम आस्क्ड, यहां हो सकता था राम आस्क्ड मी, ये सब होगा, ठीक है। तो ये मात्र 4 क्वेश्चन हमने लिया, और हमने कहा कि इसमें व्हेन, वेयर, व्हाई सब इंट्रोगेटिव वर्ड्स, खास करके यदि हम हु को छोड़ दें, विच को छोड़ दें, व्हाट को छोड़ दें, तो आवश्यकता अनुसार अलग अलग सेंटेंस बना के हम किसी में व्हेन, किसी में व्हाई, किसी में वेयर आदि का प्रयोग कर ले सकते हैं, ठीक है। जैसे इसी में हम कह सकते थे कि हाउ इज सीता रेडी, सीता कैसे तैयार है, वेयर इज सीता रेडी, सीता कहां तैयार है, ये सारे प्रश्न बना सकते हैं, लेकिन मूल हमने यहां मात्र 2 शब्दों को लिया, ठीक है। अब इस तरह के वाक्य यदि दिए जाते हैं तो हमको इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाना चाहिए, हमको इसके लिए क्या करना चाहिए। तो देखिएगा कि सबसे पहली बात कि जो हमारा स्पेशल रूल्स है वो रूल्स क्या कहता है, तो रूल्स कहता है कि जो सेड है, या मान लीजिए कि प्रेजेंट टेंस के बेस को ही हम लेकर चलेंगे कि से है, तो यदि अकेला से है तो इसको आप हटाकर इसके बदले आस्क का प्रयोग कर दीजिए, या इसके बदले आप इंक्वायर का प्रयोग कर दीजिए, या कभी कभी प्रश्न के साथ साथ उसमें आश्चर्य का भी भाव होता है, ठीक है, कि लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कैसे हो गया, तो उस हिसाब से भी हम लोग कभी कोई प्रश्न पूछ देते हैं, तो उसके लिए हम लोग वंडर का प्रयोग भी कर लेते हैं, या एक प्रयोग और बता दें कि वांट टू नो, ये प्रयोग भी हम कर सकते हैं। तो से के बदले आस्क, इंक्वायर, वंडर, वांट टू नो, है ना, इनमें से किसी का भी आवश्यकता अनुसार प्रयोग आप रिपोर्टिंग वर्ग के स्थान पर कर सकते हैं। तो पहला सिचुएशन यह है कि यदि अकेला वर्ग से है तब हमको क्या करना है। दूसरा सिचुएशन क्या है कि यदि से के साथ टू का प्रयोग है, ठीक है, तो वर्ग की 2 परिस्थितियां आपको दिखाई पड़ेगी। जैसे यहां अकेला सेड है तो यहां सेड के साथ टू भी लगा हुआ है और आगे ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। तो यदि से के साथ टू लगा हुआ है तब ध्यान रखिएगा कि आपके लिए सबसे सुरक्षित शब्द है आस्क, क्योंकि आस्क ऑब्जेक्ट के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है, बिना ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल हो सकता है। इसमें वंडर का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर हम चाहें तो इंक्वायर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतिएगा कि यहां इंक्वायर के साथ आपको ऑफ जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर ऑब्जेक्ट हम डालेंगे। इंक्वायर यहां डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने साथ नहीं लेगा। उसी तरह से यदि वांट टू नो का प्रयोग हम करना चाहें तो ये अपने बाद फिर ध्यान रखिएगा यह भी ऑफ लेगा। तो यहां आपको केवल इतनी ही सावधानी बरतनी है, यदि इंक्वायर का प्रयोग करते हैं तो ऑफ लगाना पड़ेगा, वांट टू नो का प्रयोग करते हैं तो ऑफ लगाना पड़ेगा, जबकि आस्क में हमको कुछ नहीं लगाना है, वो बिना ऑब्जेक्ट का भी इस्तेमाल होता है, ऑब्जेक्ट के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है। तो पहला सिचुएशन हमको ये हो गया कि वर्ग पर हमको क्या करना चाहिए। दूसरा सिचुएशन ध्यान रखना, इसमें क्या होता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस नो क्वेश्चन है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यस नो क्वेश्चन है तब ध्यान रखिएगा कि यहां थोड़ा क्लियर कर दें इसको कि रिपोर्टेड स्पीच में यस नो क्वेश्चन हम थोड़ा लिख देते हैं इसको, ठीक है, यस नो क्वेश्चन है
तब ध्यान रखिएगा कि रिपोर्टेड स्पीच के पहले हिंदी मीनिंग की, है ना, की के अर्थ में सबसे पहले सावधानी बरतनी है कि यहां हम लोग दैट का प्रयोग नहीं करेंगे। सबसे पहले सावधानी बरतनी है आपको, है ना, क्योंकि इंडियन इंग्लिश में हम लोग अक्सर दैट का प्रयोग करते हैं। उसने मुझसे पूछा कि, है ना, कि आस्क मी दैट, तुरंत हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये सावधानी बरतना है कि रिपोर्टेड स्पीच में, खासकर के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, याद रखिएगा कभी भी दैट का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, की के अर्थ में यदि आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इफ या वेदर का। और वेदर खास करके हम कभी बताए हुए हैं कि आगे यदि और लगा हुआ है तो हर हाल में वेदर ही होगा। ये कंजंक्शन में हम आपको बताए हुए हैं, इसलिए कंजंक्शन का चैप्टर बढ़िया से जो नहीं देखे हैं वो लोग देख जाइएगा। तो यदि आगे और लगा हुआ है तब हर हाल में वेदर ही होगा, लेकिन और नहीं है तो इफ या वेदर दोनों में से किसी का प्रयोग आप कर सकते हैं। और इसकी हिंदी मीनिंग हम लोग यहां की लेते हैं। ठीक है, तो हिंदी अपने ढंग से चलती है, अंग्रेजी अपने ढंग से चलती है, वो अपने शब्दों का प्रयोग करती है, हिंदी अपने शब्दों का प्रयोग करती है। इसलिए एग्जैक्ट रिलेशन खोजिएगा कि इसका क्या मीनिंग निकल रहा है कभी कभी, तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। अलग से जानना पड़ेगा कि इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा होता है। ठीक है, चूंकि दोनों अलग अलग भाषाएं हैं, स्वाभाविक है दोनों के शब्दों का प्रयोग अलग है, दोनों का चलन अलग है ना, आदि बहुत सारी बातें हैं। तो सीधे हिंदी से हम लोग उसको रिलेट कर रहे हैं और उस हिसाब से यदि बनाना शुरू करेंगे तो थोड़ी मुश्किल हम लोग को होती है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि यस नो क्वेश्चन है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच में यस नो क्वेश्चन, ठीक है, तब हमने कहा कि आप इस रिपोर्टेड स्पीच के पहले इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। लेकिन तीसरा सिचुएशन ध्यान रखिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में WH क्वेश्चन है, ठीक है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में WH क्वेश्चन है तो ध्यान रखिएगा कि WH क्वेश्चन होने पर रिपोर्टेड स्पीच के पहले कोई कंजंक्शन का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, नो कंजंक्शन। ठीक है, अर्थात न तो यहां इफ होगा, नहीं वेदर होगा, नहीं दैट होगा। और एक चीज और मैं बता देता हूं, हो सकता है कि आपको थोड़ा आश्चर्य हो, लेकिन आश्चर्य अब आपका खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि हम लोग अक्सर इंट्रोगेटिव वर्ड के पहले, आप देखिएगा टीवी वगैरह पर भी, कि बड़े बड़े जो इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं अपने यहां के, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं, आम लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ये लोग भी यहां क्या करते हैं कि इंट्रोगेटिव वर्ड के पहले इस दो शब्दों का कॉम्बिनेशन खूब इस्तेमाल करते हैं, एज टू, है ना, और खूब कहते हैं एज टू हु, एज टू व्हाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि एज टू का कोई ग्रामेटिकल फंक्शन नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि यदि आपको दिया जा रहा है इफ, दिया जा रहा है वेदर, दिया जा रहा है दैट, दिया जा रहा है एज टू, तो ध्यान रखिएगा ये सब के सब आपके फालतू प्रयोग हैं जिनको हम लोग कहते हैं रिडंडेंट यूज। अतः एग्जामिनेशन में कभी भी आपको दिखाई पड़े एज टू हु, एज टू व्हाई, एज टू व्हेन, तो तुरंत समझ जाइएगा कि एज टू जो है यहां सुपरफ्लुअस यूज है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, ये फालतू आकर यहां बैठा हुआ है। ठीक है, और इसकी भी यदि कुछ वजह समझानी हो तो आगे कभी बता देंगे कि इसकी वजह क्या होती है। कि चूंकि आस्क यदि हम इस्तेमाल करना चाहें तो ये डायट्रांजिटिव वर्ब का भी काम कर लेता है। जैसे कभी हम बताए हैं पहले आपको पास्ट में, है ना, कि कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं। ठीक है, तो आस्क की खासियत क्या है कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब का काम कर लेता है। ठीक है, उसी तरह से ध्यान रखना है, यदि इन सबों को हम नोटिस करें तो आस्क के साथ आपको समझ में आएगा कि एक तरह से आस्क यहां डायट्रांजिटिव का काम कर रहा है। जैसे हम कहें कि ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। और क्या पूछा, यदि हम कहें क्वेश्चन तो आप ध्यान दीजिए, तो इस आस्क का दो ऑब्जेक्ट हो गया, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। और इसी दूसरे ऑब्जेक्ट की जगह पर जब कोई इंट्रोगेटिव वर्ड के साथ क्लॉज आता है तो वो नाउन क्लॉज होता है। और कोई भी नाउन क्लॉज किसी वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है। अतः इस मी के साथ जो व्हाई, व्हेन, वेयर आदि के साथ यहां जो क्लॉज बनकर आ जाता है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का समूह, वो एक्चुअली इसका O2 बन जाता है। इसलिए इस बीच में S2 का, दैट का कोई फंक्शन नहीं होता। ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें आपको लगभग, हम दावा नहीं करते हैं, लेकिन लगभग
कोई नहीं बताएगा आपको कि यहां एस टू क्यों नहीं रहेगा या दैट क्यों नहीं लगता है। इसकी वजह है कि ये O1 और ये O2 हो जाता है, ठीक है। इसीलिए सीधे हम कहते हैं कि आस्क्ड मी ए क्वेश्चन, उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा, है ना। इसी तरह से यदि हम कहते कि he asked me और यहां कोई इंट्रोगेटिव वर्ड वाला शब्द समूह हम रख देते तो वो एक क्लोज बन जाता। अब इसकी चर्चा पहले हम कर ले, तब इस पॉइंट पर फिर लौट के आपको समझा देंगे, ठीक है, कि वहां हमने कहा कि एज टू दैट आदि नहीं होता है, ठीक है। और फिर ध्यान रखिएगा कि फोर्थ पॉइंट में क्या ध्यान रखना है कि डायरेक्ट नरेशन में ये क्वेश्चन है, लेकिन इनडायरेक्ट नरेशन में ध्यान रखिएगा जो भी रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति है वो खुद नहीं पूछता है, बल्कि कुछ बात पूछी गई है उसको अपनी भाषा में आपको सुनाता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक बात और समझा देते हैं, ध्यान रखिएगा कि इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन में वो स्टेटमेंट हो, क्वेश्चन हो, आदेश हो, आश्चर्य हो, है ना, या हम कहें कि कामना हो, डायरेक्ट नरेशन में ये सारी बातें उसी रूप में रह जाएगा जो सामान्य ऑर्डर उसका होना चाहिए। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डायरेक्ट नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने रखा, क्यों? क्योंकि राम ने वह बात बोली, है ना, और इसीलिए वह बात हम आपको जो कहते हो सुना दी। लेकिन अब उसकी सारांश, उसका भाव हम सुनाना चाहते आपको, तो सीधी बात है कि हमेशा ध्यान रखिएगा कि इनडायरेक्ट नरेशन में हम ऑलवेज स्टेटमेंट्स देते हैं, ठीक है। यह हमेशा स्टेटमेंट्स बनेगा, इनडायरेक्ट नरेशन केवल और केवल स्टेटमेंट्स बनता है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन में कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे की जो भी भावना हो उसको वो आपको इंफॉर्मेशन के रूप में बताता है, जानकारी देता है। वो खुद पूछने का काम नहीं करता है, बल्कि किसी ने कुछ पूछा, वो क्या पूछा ये जानकारी रिपोर्टर आपको अपनी भाषा में देता है ना। और यदि उसी की भाषा में देना हो तो फिर जैसा डायरेक्ट नरेशन का स्वरूप आप देख रहे हैं कि सितारे से आपको सुना देगा वो, लेकिन अपनी भाषा में वो नहीं कहेगा कि सितारे। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? चौथा नियम ध्यान रखिएगा कि जो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड ऑर्डर है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा। इंट्रोगेटिव वर्ड ऑर्डर क्या होता है? वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये हमारा बन जाता है एसर्टिव ऑर्डर। तो एसर्टिव ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? एसर्टिव ऑर्डर का मतलब हुआ कि स्टेटमेंट वाला ऑर्डर, और स्टेटमेंट में हमेशा ध्यान रखना है कि शब्दों का ऑर्डर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है। इसका मतलब हुआ कि जब भी हम इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो जो इज सीता दिखाई पड़ रहा है वो सीता इज बन जाएगा, ठीक है। व्हाई इज सीता दिखाई पड़ रहा है वो भाग बन जाएगा व्हाई सीता इज। क्लियर? तो सीधा ध्यान रखना है कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट हमारा बन जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये फोर्थ रूल हुआ। फिफ्थ रूल में क्या है? ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट नरेशन में क्वेश्चन है, लेकिन हमने कहा कि इनडायरेक्ट नरेशन में वह हमेशा स्टेटमेंट होता है, हम लोग उसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, और इनडायरेक्ट नरेशन में यदि उसको ले लेते हैं तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं, अप्रत्यक्ष प्रश्न कहते हैं। अर्थात वो प्रश्न किसी दूसरे ने पूछा, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो इस तरह से इनडायरेक्ट नरेशन हम क्या करते हैं कि जो पांचवा नियम हम ले रहे हैं, इस साइन ऑफ इंट्रोगेशन को हटाकर इसके स्थान पर ध्यान रखिएगा कि हम लोग फुल स्टॉप का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये चिन्ह थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको दिखाई पड़े, केवल मैं बिंदु दे देता हूं तो आपको हो सकता है दिखाई नहीं पड़े, ठीक है। तो यहां भी ये क्वेश्चन मार्क है, ये हट जाता है और लास्ट में फुल स्टॉप इसके लिए इस्तेमाल हो जाता है। और फिर ध्यान रखना है कि सिक्स्थ नियम की हम बात करें तो सिक्स्थ नियम स्पेशल नियम इसका नहीं है। सिक्स्थ नियम में हम आपको फिर वही लौट कर जा रहे हैं, कहां? जनरल रूल्स पर। तो आपको जनरल रूल्स जो है वो ध्यान में रखने पड़ेंगे, और उसी के आधार पर वर्ब का टेंस बदलना, प्रोनाउन बदलना, है ना, या कोई एडवर्ब का प्रयोग है तो उसमें आवश्यकता अनुसार जो परिवर्तन हो सकते हैं वो सारे आपको जनरल रूल्स के आधार पर ही करने होंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम फर्स्ट सेंटेंस को सबसे पहले समझने की कोशिश करें, एनालाइज करें। दे रहा है कि राम सेड इज सीता रेडी। तो इस स्थिति में हमने कहा कि इसको थोड़ा मैं जगह बना लेता हूं। राम सेड इज सीता रेडी, ये केवल ध्यान में हमको रखना है, ठीक है। राम सेड। अब इसको यदि आप इनडायरेक्ट नरेशन में लेना चाहें तो सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा कि ये अब नहीं रहेगा सेड, इसकी जगह आप इस्तेमाल कर लीजिए
आस्क्ड इस्तेमाल आप यदि करना चाहें तो वंडर्ड का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। उसी तरह से यहां आप चाहें तो वांटेड टू नो का प्रयोग भी कर सकते हैं, और उसी तरह से आप चाहें तो यहां इंक्वायर्ड का प्रयोग भी कर सकते हैं। अर्थात इतने ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है, इनमें से किसी एक का प्रयोग आप करें, लेकिन सबसे सुरक्षित शब्द जैसा कि हमने बताया कि आपके लिए आस्क्ड है। यदि आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है कि वंडर का प्रयोग कीजिए, वांट टू नो का प्रयोग कीजिए, तो सबसे सुरक्षित शब्द आस्क है, आप यहां आस्क इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राम आस्क, राम वंडर, राम वांटेड टू नो, या राम इंक्वायर। अब क्या इंक्वायर किया कि इज सीता रेडी? अब ध्यान रखना, इज सीता रेडी। अब हमने कहा कि ये यस नो क्वेश्चन है, और यहां की के अर्थ में हमको इस्तेमाल करना है इफ या वेदर को, न कि दैट को। ठीक है, तो इफ या वेदर, और इज सीता। अब ध्यान रखना ये क्या बन जाएगा? सीता इज, लेकिन ये इज नहीं रहेगा। नोटिस करें, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, तो वर्ड ऑर्डर हमारा यहां बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो इज सीता, सीता इज, इस ऑर्डर में हमको उसको लाना पड़ेगा, लेकिन ये इज नहीं रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। अतः यहां भी ध्यान रखना है कि इज नहीं होगा, इसके बदले क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा, और इस तरह से यहां रेडी रह जाएगा। तो सेंटेंस हमारा बन जाता है। यदि नोटिस करें तो कई सेंटेंसेस हमारे बन रहे हैं, लेकिन मूल रूप से खाली एक को आधार बना रहे हैं कि राम आस्क्ड, राम ने पूछा। अब किसे पूछा है क्लियर नहीं है, तो हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया, है ना। राम आस्क्ड इफ सीता वाज रेडी, या वेदर सीता वाज रेडी, है ना। ये दो ऑप्शंस हमको मिल रहे हैं केवल आस्क के साथ। उस तरह से इनके साथ दो ऑप्शंस, इनके साथ दो ऑप्शंस, इनके साथ दो ऑप्शंस, यदि सारे को हम इकट्ठा कर दें तो आप नोटिस करें तो 2, 4, 6, 8, कम से कम 8 सेंटेंसेज हमारा इनडायरेक्ट रिलेशन में इसका बन सकता है। ठीक है, तो आपको तरीका पता होना चाहिए। एक ही भाव को हम कई तरह से व्यक्त कर सकते हैं। जितना ज्यादा सेंटेंसेस का ज्ञान आपको रहेगा, जितना ज्यादा सेंटेंसेस की बनावट की जानकारी आपको रहेगी, उतना ही बढ़िया से आपको काम करने में बनेगा, और उतना ही अच्छे ढंग से आप तथ्य को समझेंगे। सेकंड सेंटेंस पर हम चल रहे हैं। सेकंड सेंटेंस में अब हमको ये नोटिस करें तो क्या है? राम सेड टू मी। अब इसमें बाकी जो करते हुए है, इसलिए इसको हम थोड़ा जगह बना लेते हैं। हाँ ठीक है, बाकी हमको चेंजेस नहीं है करने। तो अब इस जगह पे क्या करेंगे कि अब इस जगह पे हम सीधे कह सकते थे कि राम आस्क्ड, और यहां हम मी का प्रयोग कर देते। हमने कहा कि यहां वंडर नहीं होगा। ठीक है, तो एक विकल्प हम ले सकते थे कि राम आस्क्ड मी, या यदि आप प्रयोग करना चाहते हैं वांट टू नो का, तो यहां आपको कहना पड़ेगा वांटेड टू नो ऑफ मी, मुझसे जानना चाहा। इंक्वायर्ड ऑफ मी, मुझसे पूछा, मुझसे पूछताछ की, है ना। तो ये आपको 3 सिचुएशंस यहां आपको रखने पड़ेंगे। राम आस्क्ड मी, राम वांटेड टू नो ऑफ मी, राम इंक्वायर्ड ऑफ मी, है ना। और बाकी ये हिस्सा एज इट इज यहां आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा कि इफ या वेदर सीता वाज रेडी। ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस आपने समझ लिया। अब थर्ड सेंटेंस की हम बात करें तो थर्ड सेंटेंस में फिर यहां क्या है कि राम सेड, और यहां यस नो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब इसमें से केवल हम मी को हटा रहे हैं, यहां से ऑफ मी को हम हटा रहे हैं, यहां से ऑफ मी को हम हटा रहे हैं। तो तीसरा सेंटेंस का इतना स्वरूप हमको ज्यों का त्यों रहेगा। अब आगे बच रहा है कि इफ वेदर सीता वाज रेडी। अब यहां व्हाई आया हुआ है, इसका मतलब हुआ कि यहां हमने कहा कि कुछ सावधानियां बरतनी है। न तो इफ, नहीं वेदर, नहीं दैट, और न ही एज टू, ये ध्यान रखना है। इनमें से किसी का प्रयोग हम नहीं करेंगे। और व्हाई इज सीता रेडी, ये बन जाएगा कि व्हाई सीता वाज रेडी। अब ध्यान रखना है कि व्हाई सीता वाज रेडी। अब जैसा कि हमने बताया था कि ये आस्क का ऑब्जेक्ट सीधे बन गया व्हाई सीता वाज रेडी, है ना। चूंकि व्हाई यहां एक कंजंक्शन मान लिया जाता है ना, कि जो कंजंक्शन का काम इफ करता है, वेदर करता है, उसी तरह से
कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड अपने आप में कंजंक्शन के बराबर होता है, इसलिए उसके पहले की के अर्थ में हम लोग कभी भी दैट, इफ, वेदर, एज टू का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया कि तीसरा सेंटेंस भी हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है। चौथा सेंटेंस, अब इसमें फिर हमको क्या करना है कि यह हिस्सा जो का त्यों रह जाएगा, यहां हमको मी लगा देना है, यहां फिर हमको क्या करना पड़ेगा कि ऑफ का प्रयोग करके तब मी लगाना पड़ेगा, और उसी तरह से यदि इंक्वायर्ड का प्रयोग करेंगे तो हमको इंक्वायर्ड के साथ ऑफ मी लगा देना पड़ेगा, ठीक है। तो ही आस्क्ड मी, ही वांटेड टू नो ऑफ मी, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, और आगे फिर जो का आ जाएगा कि व्हाई सीता वाज रेडी, कि सीता क्यों तैयार थी, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स, व्हेन, वेयर, व्हाई, हमने कहा कि जो भी है सब इसी नियम को फॉलो करते चलेंगे। तो इतना तक आपको निश्चित रूप से स्पष्ट हो गया होगा कि इनडायरेक्ट नरेशन में हम लोग यदि यस नो क्वेश्चंस हैं तब कैसे काम करेंगे, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस हैं तब कैसे काम करेंगे, और प्रॉब्लम्स क्या क्या दिए जाते हैं इसके बारे में थोड़ी जानकारी हमने सबसे पहले दी कि एक प्रॉब्लम कंजंक्शन का देता है। दूसरा ध्यान रखिएगा कि एरर डिटेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स या इंप्रूवमेंट के लिए यदि क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो इसमें एक प्रॉब्लम और देता है, उसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं। ध्यान रखिएगा वो क्या करता है कि रिपोर्टेड स्पीच में आपको इंट्रोगेटिव वर्ड ऑर्डर को ज्यों का त्यों छोड़ देता है। जैसे ये आपको एरर का क्वेश्चन दे देगा, ही आस्क्ड मी व्हाई वाज सीता रेडी। अब यहां यदि नोटिस करें तो सारा चीज हमारा ठीक कर दिया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या किया है कि व्हाई वाज सीता, हमसे उम्मीद करेगा कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट ये नहीं रहेगा, इसको बनना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब का मतलब हो गया कि इसको करना पड़ेगा सीता वॉच। एक पॉइंट यहां ध्यान रखिएगा कि डिटेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स और इंप्रूवमेंट पर जब बेस्ड क्वेश्चंस दिया जाता है तो एक प्रॉब्लम वहां देता है, तो कंजंक्शन का देता है जो हमने पहले ही बता दिया, ठीक है। और दूसरा करता है कि इस वर्ब प्लस सब्जेक्ट ऑर्डर को छोड़ देता है, जबकि आपको उसको लाना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब के ऑर्डर में। एक्चुअली हम देख रहे हैं, हमने कहा कि हु की थोड़ी अलग स्थिति होगी, व्हिच की थोड़ी अलग स्थिति होगी, व्हाट की थोड़ी अलग स्थिति होगी। और इसकी वजह क्या है कि पहले कभी हम बताए हैं कि हु खुद इंट्रोगेटिव वर्ड और सब्जेक्ट दोनों काम कर सकता है। जैसे यदि हम कहें कि ही आस्क्ड मी हु टीचेज सीता, हु टीचेज सीता। अब ध्यान देना है तो इस टीचर वर्ड का ऑब्जेक्ट यहां सीता बना हुआ है, और हु जो है यहां इंट्रोगेटिव वर्ड और सब्जेक्ट दोनों काम ही कर लेता है। तो क्लियर है कि इस पर जो नियम काम करेगा वो यही काम करेगा कि केवल टीचर्स को हमको टॉट कर देना होगा, है ना। जैसे इसको हमको कहना पड़ेगा कि ही आस्क्ड मी, ठीक है, ही आस्क्ड मी हु टीचेज सीता, ये सीधे बन जाएगा कि हु टॉट सीता। इसलिए हमने कहा कि और इंट्रोगेटिव वर्ड से थोड़ा सा अलग हालात हु का होगा, ठीक है। तो यहां इंट्रोगेटिव वर्ड और सब्जेक्ट दोनों काम कर रहा है, लेकिन ध्यान देना है कभी कभी हु केवल इंट्रोगेटिव वर्ड का काम करता है और सब्जेक्ट आपका कोई और हो सकता है। जैसे हम कहें कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा, ठीक है। एक हमने आज का प्रयोग करके भी बनाया, एक अब फिर सेड टू पर हम लौट रहे हैं, ही सेड टू मी। अब यदि कहता कि हु इज ही, वह कौन है, अब हम नोटिस करें तो सब्जेक्ट हमारा ही हो चुका है। जब ही हो चुका है तब इसका मतलब हुआ कि अब इनडायरेक्ट नरेशन में हमको इसको बदल के लाना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब के ऑर्डर में, अर्थात ही इज हो जाएगा, और यहां रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार ये इज रहेगा या वाज रहेगा, वो निर्भर करेगा रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस पर, ठीक है। तो एक सिचुएशन ये आपको दिखाई पड़ेगा। अब क्लियर है कि यदि इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तब तो फिर हमने कहा कि यह केवल इंट्रोगेटिव वर्ड का काम कर रहा है और सब्जेक्ट हमारा यहां ही आ चुका है। तो स्वाभाविक है कि फिर यदि इसको हम इनडायरेक्ट में लाना चाहेंगे तो चलिए इसी को हम यहां जगह मिल रही है यही हम कर दे, तो ये बन जाएगा ही आस्क्ड मी, है ना, और यहां बन जाएगा हु ही वाच। ये ध्यान देना है, यहां है इज ही अर्थात वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यहां ये क्या बन गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो हु को थोड़ा अलग से देखना था, ठीक है। इस तरह चलिए व्हाट को भी हम देख रहे हैं। व्हाट की यही स्थिति होगी कि वो
इंट्रोगेटिव वर्ड और सब्जेक्ट का काम खुद कर सकता है या केवल इंट्रोगेटिव वर्ड का काम कर सकता है। जैसे फिर हम ले रहे हैं, he said to me what happened there, वहां क्या हुआ, what happened there। अब हम यहां नोटिस करें तो इसमें फिर ये इंट्रोगेटिव वर्ड एंड सब्जेक्ट दोनों काम कर रहा है। तो क्लियर है कि इसके वर्ड ऑर्डर में हमको कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब वो पास्ट टेंस में हैपेंड का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये सेड पास्ट है और ये मेरे लिए क्या हो गया या रिपोर्टर के लिए क्या हो गया। यदि वह अपनी भाषा में इसको बताना चाहेगा तो ये हो गया उसके लिए पास्ट ऑफ द पास्ट, है ना, ये पास्ट ऑफ द पास्ट हो गया। इसका मतलब हुआ कि यदि इनडायरेक्ट ट्रेडिशन में उसको वह आपको बताना चाहेगा कि ही ने क्या पूछा तो उसको कहना पड़ेगा कि ही आस्क्ड मी व्हाट हैड हैपेंड। ध्यान देना है, पास्ट परफेक्ट में चला गया ये, व्हाट हैपेंड डियर। तो ये सेंटेंस आपका बन गया है ना, जहां हमने कहा कि व्हाट सब्जेक्ट का और इंट्रोगेटिव वर्ड दोनों का काम कर रहा है। लेकिन व्हाट ही, ध्यान रखिएगा, केवल इंट्रोगेटिव वर्ड का काम कर सकता है और सब्जेक्ट कुछ और हमको हो सकता है। जैसे यदि हम कहते कि व्हाट इज ही, वह क्या है ना, व्हाट इज ही, वह क्या है, अर्थात ही का प्रोफेशन जानना चाहता है, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या फिर हमको दिखाई पड़ रहा है, ये वर्ब प्लस सब्जेक्ट दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब हुआ कि फिर ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब में चेंज करेगा और ये बन जाएगा आस्क मी व्हाट ही वॉच। अब ये आपको समझ में आनी चाहिए बात, व्हाट ही वॉच, अब ये बन जाएगा, ठीक है। अर्थात ये बन गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब, यहां फुल स्टॉप हो जाएगा। यह क्वेश्चन है। व्हिच की भी हमने कई की सेम स्थिति है, जैसे he said to me which book costs more। तो यहां हम which के साथ एक नाम लगा दिया है, ठीक है। और ये which क्या कर रहा है, एक्चुअल सब्जेक्ट हमारा बुक हो गया है, लेकिन ये कुल मिलाकर हमारा सब्जेक्ट का हिस्सा हो गया है और ये इंट्रोगेटिव वर्ड है ना। तो इंट्रोगेटिव वर्ड है और which को अकेला में हम नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि और कोई रेफरेंस लेते तब which का अकेला प्रयोग हम करते, प्रोनाउन के रूप में अकेला प्रयोग which का हम लोग नहीं करते हैं, या करते हैं तो फिर ऑफ वाली बनावट में करते हैं, ठीक है। तो हम यहां सब्जेक्ट के साथ which बुक, ये पूरा हिस्सा हमने बना दिया। which book costs more, और ध्यान दें यहां डू डज डिड फिर कुछ नहीं हुआ, पहले हम बताए हुए हैं कि सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में which यदि सब्जेक्ट का काम करता है, इंट्रोगेटिव वर्ड का काम करता है, दोनों काम ये खुद कर लेता है, तो ऐसी परिस्थिति में सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में डू डज डिड इसके साथ नहीं करता है। अब इसका एक डायरेक्ट रिलेशन यदि हम बनाते तो क्या बनता कि he asked me which book, और ध्यान रखना है कॉस्ट का दूसरा तीसरा रूप कॉस्ट ही होता है, ठीक है। ये कॉस्ट बन जाएगा, ये भी टू रूप यहां बन जाएगा कॉस्ट, which book cost more। तो ये सब्जेक्ट के हिस्से में which का प्रयोग हमने रखा है और which book को हमने कहा कि ये सब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव वर्ड का काम इसमें which कर रहा है, ठीक है, और सब्जेक्ट के हिस्से में इसका प्रयोग हो रहा है। अब which के साथ भी एक स्थिति और हो सकती थी कि जैसे हम इसको केवल इंट्रोगेटिव वर्ड रहने देते, जैसे हम कहते कि he said to me which is your book, which is your book, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है। अब इसका मतलब हुआ कि ये केवल इंट्रोगेटिव वर्ड का काम कर रहा है और बुक यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है, योर बुक ये पूरा कॉम्बिनेशन, और इसके लिए यहां इसका प्रयोग है, अर्थात यहां इस्तेमाल हो रहा है वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब इसको यदि इनडायरेक्ट रिलेशन में बनाना चाहेंगे तो स्वाभाविक कहना पड़ेगा ये आस्क मी व्हिच योर बुक, योर क्या बन जाएगा, माई बन जाएगा, व्हिच माई बुक, और यहां इज बन जाएगा वॉच, व्हिच माई बुक वॉच, है ना, मेरी किताब कौन थी, ठीक है। तो
इस तरह से ये 3 इंट्रोगेटिव वर्ड्स थोड़ा अलग सिचुएशन अपना लेकर चलते हैं और इन तीनों को भी हमने आपको क्लियर कर दिया। तो इतनी चीजों को यदि आप ध्यान में रखें तो इंट्रोगेटिव वर्ड्स का इंडायरेक्ट नेशन बनाने में कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी और वो अलग अलग रूल्स अलग अलग तरह से लोग जो बता के किताबों में रख दिए हैं तो उनमें आपको बहुत भ्रम होगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल वे में हमने बता दिया कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स के साथ या ऑक्सिलरी वर्ब के साथ क्वेश्चंस बनते हैं और उनमें इनडायरेक्ट रिलेशन में क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए और कुछ प्रॉब्लम्स जो खास करके एरर्स में इंप्रूवमेंट में पूछे जाते हैं उस पर भी थोड़ा हमने आपको रोशनी डाल दिया है ताकि वहां भी आप सावधान रहें। ठीक है, तो आज इसी जगह पे हम इस लेक्चर को समाप्त करना चाहेंगे और फिर आप यही कहेंगे कि लेक्चर्स यदि आपको पसंद आते हैं तो निश्चित रूप से आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अपने कमेंट्स भी अवश्य लिखें। आप लोग अपना कमेंट्स लिख रहे हैं और उससे हमको एक आइडिया मिलता रहता है कि आप लोग कैसा फील कर रहे हैं और उसी हिसाब से हमको लगता है कि कुछ काम भी आगे हमको बढ़ाना है। और जैसे पहले भी मैंने कहा था कि आप ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का अपना अपना डिमांड होता है कि कोई कहता है कि अभी ये कर दीजिए, कोई कहता है ये कर दीजिए, कोई ये कहता है ये कर दीजिए। तो हम हर चीज को करने की कोशिश करेंगे लेकिन एक सिस्टमेटिक ढंग से, अन्यथा वो जैसे ही छिन्न भिन्न हो जाएगा। कोई कहता है इन्फिनिटी पढ़ा दीजिए तो कोई कहता है कि सर प्रीपोजिशन पढ़ा दीजिए, कोई कहता है टाइम एंड टेंस पढ़ा दीजिए, तो इसमें होगा क्या कि सब छिन्न भिन्न हो जाएगा। कोई कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो एक तरीके से हम ले चलेंगे, थोड़ा टाइम आप लोगों को लगेगा और सिस्टमेटिक ढंग से यदि आप चलेंगे तो बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा। ठीक है, अन्यथा फिर वही हो जाएगा कि पूरा कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो जाएगा। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे हर चीज समझावें, आप लोग वेट कीजिए। ठीक है, और रेगुलर वीडियोस जितना बता रहे हैं उतना कम से कम तैयार कीजिए, वॉच कीजिए पूरा वीडियो, है ना। और मुझे नहीं लगता है कि बढ़िया से आप मेरे वीडियोस को वॉच कर रहे हैं तो ज्यादा कहीं अब भटकने की आपको आवश्यकता होगी। ठीक है, और एक बार में नहीं पूरी बात समझ में आती है तो 2 बार आप देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए, लेकिन पूरा वीडियो आप जरूर देखें। ठीक है, तो आज यहीं तक, बहुत बहुत थैंक्स।